नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरव प्रथम का अध्याय रजनी, जिसकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी। तो रजनी एक पटकथा है जो कि फिल्म में प्रदर्शित करने के लिए लिखी जाती है। फिल्म स्टोरी भी यहाँ कह सकते हैं। तो इसकी चर्चा करते हैं। यहाँ आप मन्नू जी द्वारा लिखित पटकथा पढ़ने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पटकथा पढ़ेंगे। पटकथा यानी कि पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई वह कथा जो रजत पट अर्थात फिल्म की स्क्रीन के लिए भी हो सकती है और टेलीविज़न के लिए भी हो सकती है। मूल बात यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए क्या लिखी जाती है? पटकथा। ये उसी की तरह होती है। कोई लेखक किसी भी दूसरी विधा में लेखन करके उतने लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता है जितनी कि पटकथा लेखन द्वारा, क्योंकि पटकथा द्वारा शूट होने के बाद धारावाहिक या जो नाटक होते हैं धारावाहिक फिल्मों के रूप में लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंच जाती है। और इस लोकप्रियता के चलते ही पटकथा लेखन की ओर लेखकों को भी पर्याप्त रुझान हुआ और पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों में भी पटकथाएं छपने लगी। तो प्रस्तुत पाठ में जो रजनी धारावाहिक है वो उसकी एक कड़ी दी जा रही है, एक अंश दिया जा रहा है। यहाँ रजनी जो है यहाँ पटकथा वो पिछली सदी के अर्थात 90 के दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। यह वह समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरो दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। तो हम लोग और बुनियाद जैसे ये ओपेरो दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे, अर्थात इनकी चर्चा चल रही थी। तो बासु चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने में स्वतंत्र और मुकम्मल स्थित होती थी और उसे आपस में गूंथने वाले सूत्र रजनी थी। तो इस फिल्म या पटकथा के कह सकते हैं कि प्रमुख पात्र रजनी है। हर कड़ी में ये जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती हुई नजर आती है। तो प्रस्तुत अंश भी व्यवसाय बनती। तो यहाँ जो चर्चा किया गया है वो व्यवसाय बनती हुई शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित खींचता है, क्योंकि शिक्षा जो है वो किस प्रकार से निजीकरण में शिक्षा को किस प्रकार से एक व्यापार बना दिया गया है, एजुकेशन एक बिजनेस हो गया है, उसका यहाँ व्यंग्यपूर्ण वर्णन किया गया है। तो पहले ये दृश्य बताया गया है कि जिस तरफ कैमरा होता है वहाँ का दृश्य चित्रित किया जाता है कि मध्यम वर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा है। एक महिला रसोई में व्यस्त है, घंटी बजती है, बाई दरवाजा खोलती है तो रजनी का प्रवेश होता है, जो इस पटकथा की प्रमुख पात्र है। रजनी कहती है, लीला बेन कहाँ हो, बाजार नहीं चलना क्या? लीला कहती है, रसोई में से हाथ पोंछती हुई निकलती है। फिर वो कहती है कि चलना तो था, पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर, आज उसका परिणाम आने वाला है 7वीं कक्षा का। तो वह उसके लिए कह रहे हैं कि चलना तो है लेकिन वो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर, आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना। चेहरे पर खुशी का भाव व्यक्त होता है। रजनी कहती है, अरे वाह, तब तो मिठाई खाकर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा, नहीं तो सेकंड तो कहीं गया नहीं। कि फर्स्ट तो जरूर आएगा, नहीं तो सेकंड तो आएगा ही आएगा कक्षा में। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी, सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला। मैं अभी से बता देती हूँ कि बढ़िया मिठाई खिलाओगी, सूजी का हलवा नहीं खाऊंगी मैं। लीला कहती है हंसकर, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊंगी। मैंने पहले से ही मंगवा कर रखी है केसरिया रसमलाई। अमित को बहुत पसंद है ना वो, कि अमित को केसरिया रसमलाई बहुत पसंद है, इसलिए मैंने पहले ही
मंगवा ली है कि रजनी कहती है देखा। तो इस प्रकार से ये जो संकेत हैं ये ध्वनि को बढ़ाने के लिए खा प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे यहाँ देखा है तो उसके सामने ये चिन्ह अंकित किए गए हैं, संकेत अंकित किए गए हैं, तो यहाँ खा की ध्वनि को आगे बढ़ाने के लिए कहा है कि देखा, इस प्रकार से। तो ये सामान्यतः नाटक में और पटकथा में प्रयुक्त होता है, हूबहू उसी प्रकार का चित्रित करवाने के लिए। तो रजनी कहती है देखा, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी। बाजार का तो मैं बहाना करके चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। अर्थात तुम मुझे मिठाई नहीं खिलाती और औरों को खिला देती। लीला कहती है कैसी बात करती हो, मैं एक बार काट भी दूं कि मैं तो एक बार छोड़ भी दूं, लेकिन अमित, वो तो तुम्हारा बहुत चाहता है, वो तुम्हें नहीं छोड़ सकता है। लेकिन अमित अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में दौड़ता। मैं कोई भी चीज घर में बनाऊं या बाहर से लाऊं, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा देता, तुम्हें नहीं खिला देता, हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। रजनी आंटी तो हीरो है उसकी, अर्थात वो हीरोइन है, उनको अपना आदर्श मानती है, और इस प्रकार से दोनों खिलखिलाकर हंसने लग जाती हैं, रजनी और लीलाबेन। रजनी कहती है बहुत मेधावी बच्चा है, मेधावी होशियार है, तीक्ष्ण बुद्धि का, तीव्र बुद्धि का, इंटेलिजेंट। अमित तुम देखना तो आगे जाकर क्या बनता है। लीला कहती है बस सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। और फिर से ये संकेत आ गया है जिसका मैंने बताया, तो ये स के आगे बताया तो स को थोड़ा सा बढ़ाना है, जितना ये संकेत आते हैं। तो इस प्रकार से स के आगे एक है तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, स आगे आ जाएगा। जैसे ओ के आगे आता है ऐसे, इस प्रकार से जितने ये संकेत ज्यादा आएंगे उतने ही बढ़ा देंगे। ओ, इस प्रकार से यहाँ स्पष्ट हुआ है कि सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। फिर घंटी बजती है। लीला एक तरह से दौड़ते हुए, अर्थात थोड़ी तीव्र चाल से दरवाजा खोलती है। अमित का प्रवेश हो जाता है। रोज की तरह भारी बस्ते की जगह एक हल्का सा थैला है, क्योंकि रोज वो स्कूल जाता था, आज स्कूल गया है तो वो परिणाम सुनने के लिए गया है, पढ़ने के लिए नहीं। रजनी अमित को बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाते हुए आगे बढ़ती है। कॉन्ग्रेचुलेसन अमित, कि अमित बधाई हो। बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से मौजूद है, कि तुम्हें बधाई देने के लिए मैं पहले ही यहाँ आ गई थी। अमित का चेहरा उतरा हुआ है, पर दोनों में से अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया अमित के चेहरे पर। अमित आंसू भरी आंखों से थैले में से रिपोर्ट निकालकर माँ की ओर फेंकते हुए कहता है, अमित लो लो देखो क्या हुआ है यह मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में भी मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए, वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। बस यही हुआ, मैथ्स में ही पूरे नंबर आ सकते थे, रिजल्ट बिगड़ सकता है। रिपोर्ट रजनी देखती है। लीला उसे अपनी बाहों में भरकर लीला उसको अपनी बाहों में, उसकी माँ पुत्र को बाहों में भरकर कहती है, पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था। यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से किया था अपना सारा पेपर। सब तो ठीक था, तेरे पापा ने नहीं कहा कि नहीं कहा था, अर्थात तेरे पापा ने ही कहा था कि 4-5 नंबर भले ही काट ले सफाई वफाई के, पर 95 तो तेरे पक्के हैं, कि 95 नंबर तो पक्के आने हैं, 4-5 नंबर इधर उधर कट सकते हैं। रजनी रिपोर्ट देखती हुई कहती है, पर मिले तो कुल 72 ही हैं, कि तेरे तो मैथ्स में केवल 72 नंबर ही आए हैं। फिर दूसरे विषयों के नंबर भी पढ़ने लगती हैं। इंग्लिश में 86, हिस्ट्री में 80, सिविक्स में 88, हिंदी में 82, ड्राइंग में 90। सबसे कम मैथ्स में ही, कि सबसे कम 72 मैथ्स में ही आए हैं। अमित गुस्से और दुख से, कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर, कि ट्यूशन नहीं लेंगे तो अच्छे नंबर कहाँ से मिलेंगे। सर तो बार बार कहते ही थे कि ट्यूशन कर लो वरना फिर बाद में मत रोना, और फिर वो रोने लग जाता है।
लीला अपराधी की तरह सफाई देती हुई, जैसे कि वो अपराधी हो। तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी, सो अंग्रेजी में करवा दी ट्यूशन। कि अंग्रेजी को लेकर परेशानी थी इसलिए अंग्रेजी में ट्यूशन करवा दी। अब दो दो विषयों की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस। बेटे तो अपनी आर्थिक मजबूरी की बात वह शब्दों से नहीं चेहरे से व्यक्त करती है कि बेटे हमारी आर्थिक स्थिति मज मजबूत नहीं है, मजबूर है हम। तो अपने चेहरे से व्यक्त करती है, शब्दों से बयां नहीं करती है। पर यह तो अंधेर ही हुआ कि सारा पेपर ठीक हो फिर भी नंबर काट लो। कि यह तो शायद गलत हुआ है कि पेपर अच्छा हुआ है फिर भी तुम्हारे नंबर काट लिए गए। रजनी रजनी की बाहों में एकाएक बल पड़ जाते हैं। वह रोते हुए अमित को खींचकर अपने पास सटा लेती है। रो मत, उसके आंसू पोंछते हुए। अमित रोएगा नहीं, समझे? मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब देना, बस। कुछ देर रुककर कहती है, तुझे अच्छी तरह याद है कि तूने पूरा पेपर ठीक किया था? अमित स्वीकृति में सिर हिलाता है कि हाँ, पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से या किताबों से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे कि तुम उनके जवाब देखकर तो नहीं आए थे पापा के पास जो तुमने सारे सवाल सही कर दिए थे? अमित कहता है, नहीं, ज्यों के त्यों आकर कर दिए थे, हमको आते थे वो सारे के सारे सवाल। रजनी कहती है, मैथ्स के सर कौन है? अमित जवाब देता है, मिस्टर पाठक। रजनी, कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे? अमित कहता है, 22। साल के शुरू में तो 8 लेते थे, फिर पहले टेस्ट से 15 हो गए, और फिर हाफ ईयरली अर्धवार्षिक के बाद 7 लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया। इस तरीके से वो 22 हो गए। और मुझे भी तभी से कह रहे हैं, हाफ ईयरली से ही कह रहे थे। लीला, हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे। इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर इसी के हैं। रजनी कहती है, उसके बाद भी कहते थे कि ट्यूशन ले लो। कि इसके 96 नंबर आए हैं फिर भी टीचर ने ऐसा क्यों कहा कि ट्यूशन ले लो? अमित, हाँ, कॉपी लौटाते हुए कहा था। तुमने किया तो अच्छा है, पर यह तो हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर होता है इसका तो। अब अगर ईयरली में भी पूरे नंबर लेने हैं तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो, वरना रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो शुरू भी कर दिया था, पर मैंने जब मम्मी पापा से कहा, हमेशा बस एक ही जवाब। मम्मी की नकल उतारते हुए कहता है, मैथ्स में तो यूं तू वैसे ही अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर? देख लिया, अब 6th पोजीशन आई है मेरी, जो आज तक कभी नहीं है। कि मेरी 6th पोजीशन आई है जो आज तक कभी नहीं आई थी। फिर अमित की आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। रजनी उसको डांटते हुए कहती है, फिर आंसू? जानता नहीं, रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा और ठीक ही किया। जिस विषय में तुम्हें वैसे ही बहुत अच्छे हो, तुम्हारे वैसे ही बहुत अच्छे नंबर आ रहे हो, उसमें क्यों लोगे ट्यूशन? ट्यूशन तो कमजोर बच्चे लेते हैं। तो रजनी उसको समझा रही है कि तुम्हारे तो वैसे ही मैथ्स में 96 नंबर आए थे, तो ट्यूशन की आवश्यकता कहाँ थी? ट्यूशन तो कमज़ोर बच्चे लेते हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं। अमित कहता है, आप जानती नहीं आंटी, अच्छे बुरे की बात नहीं होती। अगर सर कहें और बार बार कहें तो लेनी ही होती है, वरना तो नंबर कम हो ही जाते हैं। रजनी कहती है, पेपर अच्छा करो तब भी नंबर कम हो जाते हैं। अमित कहता है, हाँ, कितना ही अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए। रजनी कहती है, यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं, नंबर कम आते हैं, सिर्फ इसलिए कि ट्यूशन नहीं ली थी? तो यह तो सर की गलती नहीं, बदमाशी है। और तू मम्मी से लड़ रहा है, सर से जाकर लड़। कि इसमें मम्मी की गलती नहीं है, इसमें सर की ही गलती है, बदमाशी है कि पेपर अच्छा करने के बाद भी नंबर कम दे रहे हैं। अमित इस भाव से सिर हिलाता है
मानो कितनी बेकार की बात कर रही है रजनी आंटी। लीला 2 गिलासों में शिकंजी बनाकर लाती है। अमित लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता तो रजनी उसे घुड़कती है, अर्थात प्यार से डांटती है। रजनी कहती है, चलो पियो शिकंजी, देखते नहीं चेहरा कैसे पसीना पसीना हो गया है। तो इस प्रकार से दोनों शिकंजी पीने लगते हैं। इस दौरान रजनी कुछ सोच रही है। शिकंजी खत्म करके कहती है कि कल आप 9 बजे तैयार रहिए अमित साहब, आपके स्कूल चलना है। अमित ऐसा सुनकर एकदम डर जाता है। कल से तो छुट्टी है, कि अब तो परिणाम सुना दिया है, रिजल्ट, और अब छुट्टी लगने वाली है। पर आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेंगी तो सर मुझे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वहां पर मत जाइए प्लीज, वहां बिल्कुल मत जाइए। कि वहां स्कूल में जाकर सर को कुछ कहोगे तो सर मेरे ऊपर गुस्सा होंगे, मुझे डांटेंगे, इसलिए आप वहां मत जाओ। तो लीला कहती है कि हाँ रजनी, तुम कुछ करोगी कहोगी तो अगले साल कहीं और ज़्यादा परेशान न करे इसे। अब जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से झगड़ा, क्यों करें, इसी स्कूल में रहना है तो। रजनी बात को बीच में ही काटकर गुस्से से कहती है, यानी कि वे लोग जो भी जुल्म ज्यादती करे, तुम्हारे ऊपर अत्याचार करे, हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं, सहन करते जाएं। सही बात कहने में डर लग रहा है तुझे और तेरी माँ को। अरे जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं, पता तो लगे कि आखिर किस बात के नंबर काटे हैं। अमित झुंझलाकर, बता तो दिया आंटी आप। फिर बात बीच में ही कट जाती है। रजनी गुस्से से कहती है, ठीक है तो अब बैठ कर रो तुम माँ बेटे दोनों के दोनों। दंदनाती हुई अर्थात तेज गति से निकल जाती है। दोनों के चेहरे पर एक ऐसा ऐसा भाव दिखाई देता है। लीला कहती है, अब यह रजनी कोई मुसीबत न खड़ी करे, कि ये कोई मुसीबत खड़ी न कर दे अब ये कोई। फिर इस प्रकार से पहला दृश्य समाप्त हो जाता है। अब दूसरा दृश्य स्कूल का आता है। स्कूल के हेडमास्टर का कमरा। बड़ी सी टेबल, दीवार के सहारे रखी कांच की अलमारी में बच्चों द्वारा जीते हुए कप और सिल्स जमे हुए हैं। पुरस्कार वहाँ मोमेंटो लगे हुए हैं, सील्ड। दीवार पर कुछ नेताओं की तस्वीरें, एक बड़ा सा मैप लटका हुआ है, नक्शा। एक स्कूल के हेडमास्टर के कमरे का वातावरण तैयार किया जाए। हेडमास्टर काम में व्यस्त है। चपरासी बड़े अदब से, बड़े ही तरीके से, शिष्टाचार से एक चिट ला कर रखता है। हेडमास्टर कुछ क्षण उसे देखता रहता है। फिर हेडमास्टर कहता है, बुलाओ। कि जो चिट दिया गया था, तो ऊपर ही ये दृश्य बताया गया था हेडमास्टर के कमरे का। तो जब वो चपरासी उसको चिट ला कर देता है, पर्ची ला कर देता है, जिसमें नाम लिखा हुआ रहता है कि ये इस प्रकार से मिलने के लिए आई है, तो हेडमास्टर कहता है कि बुलाओ। तो तभी रजनी का प्रवेश होता है और नमस्कार करती है। हेडमास्टर कहता है, बैठिए, कुछ देर रुक कर कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। रजनी, मैं 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ। हेडमास्टर के चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वह कुछ समझा ही न हो। ईयरली एग्जाम की, कल ही जिसका रिजल्ट निकला है, क्या वार्षिक परीक्षा की जिसका परिणाम कल ही सुनाया गया था। हेडमास्टर, सॉरी मैडम, ईयरली एग्जाम्स की कॉपियां तो हम लोग नहीं दिखाते। रजनी कहती है, जानती हूं मैं, लेकिन बात यह है कि अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था, लेकिन उसे 72 नंबर ही मिले हैं। कॉपी देखकर सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलतफहमी हो गई थी, या एक एक शब्द पर जोर देकर कहती है, गलती एग्जामिनर की है, जो परीक्षा पर्यवेक्षक है, जांचने वाला है, उसकी गलती है, या अमित को कोई गलतफहमी हो गई है। हेडमास्टर कहता है, सारी बात को बहुत हल्के ढंग से लेते हुए, आप भी कमाल करती हैं, बच्चे ने कहा और आपने मान लिया।
अरे हर बच्चा घर जाकर यही कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया है और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम इसी तरह कॉपियां दिखाने लग जाएं तो यहाँ तो पेरेंट्स की भीड़ लगी लगी रहे सारे समय पूरे दिन। इसलिए तो ईयरली एग्जाम्स की कॉपियां न दिखाने का नियम बनाया है स्कूलों में। रजनी अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहता है, देखिए, आप चाहें तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैथ्स में हमेशा 100% नंबर लाता है, पूरे के पूरे नंबर लाता है। इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है। तैश आ ही जाता है, उसको क्रोध आ जाता है। कॉपी देखकर मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि नंबर आखिर कटे किस बात के हैं। हेडमास्टर कहता है, आप बहस करके बेकार ही अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। मैंने कह दिया न कि इन कॉपियों को दिखाने का नियम नहीं है और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। रजनी व्यंग से कहते हैं, नियम? यानी कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है? हेडमास्टर पूछता है उसके व्यंग भरे इस प्रश्न से। व्हाट डू यू मीन? गुस्से से। व्हाट डू यू मीन? रजनी, आई मीन व्हाट आई से। कि हेडमास्टर कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो रजनी कहती है, आई मीन व्हाट आई से, कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि नियम का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती स्कूल में। कोई बच्चा बहुत अच्छा है किसी विषय में, फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि वह ट्यूशन ले। और यह कौन सा नियम है आपके स्कूल का कि बच्चा अगर अच्छा है और उसको ट्यूशन लेने के लिए मजबूर किया जाता है? तो ये आपके स्कूल का नियम कैसा है? हेडमास्टर कहता है, देखिए, यह टीचर्स और स्टूडेंट्स का अपना आपसी मामला है। वो पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं। इसमें न स्कूल आता है न स्कूल के नियम। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? रजनी कहती है, कुछ नहीं कर सकते आप तो मेहरबानी करके यह कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके। मासूम और बेगुनाह निर्दोष बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजों से बचा सके जो ट्यूशन न लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं। और आप हैं कि कॉपियां न दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ढक देते हैं, उनके सारे अपराधों पर पर्दा डाल रहे हैं। हेडमास्टर चीख कर, विल यू प्लीज गेट आउट ऑफ दिस रूम? क्या आप कृपया इस रूम से चले जाइए? जोर से घंटी बजाने लगता है। दौड़ता हुआ चपरासी आता है। मैम साहब को बाहर ले जाओ। रजनी, मुझे बाहर करने की जरूरत नहीं है। बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का यह घिनौना रैकेट चला रखा है। व्यंग से कहती है, पर आप तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा और मैं करूंगी, देखिएगा आप। तमतमाती हुई क्रोध में निकल जाती है वहां से। हेडमास्टर चपरासी पर ही बिगड़ पड़ता है। जाने किस किस को भेज देते हो भीतर। चपरासी, मैंने तो आपको स्लिप ला कर दी थी साहब। चपरासी अपनी सफाई देता है कि साहब, मैंने तो आपको पहले चिट ला के दी थी, स्लिप ला के दी थी और तब आपने ही बुलाया था। हेडमास्टर गुस्से में स्लिप की चिंदी चिंदी करके फेंक देता है, उसको छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक देता है, कुछ इस भाव से मानो रजनी की ही चिंदियां बिखेर रहा हो। तो वो क्रोध में उस स्लिप की चिट की इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था जैसे वो रजनी की चिंदियां बिखेर रहा हो, रजनी के ही उस पर टुकड़े कर रहा हो। इस प्रकार से वह स्लिप पर क्रोध व्यक्त कर रहा था। तो यह दृश्य समाप्त हो जाता है। तो इसका आधा अंश हम अध्ययन कर चुके हैं, आधा अंश दूसरे वीडियो में अध्ययन करेंगे, जो आपको यहाँ इस वीडियो में लिंक प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।